बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के सामाईन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फोर कॉर्नर्स इमरान सीरीज़, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। कैप्टन हमीद एल्बर्ट हॉल का चक्कर लगाने के बाद वहां से निकला और सीधा शेरटन होटल पहुंच गया जहां कासिम रिहाइश पजीर था। एल्बर्ट हॉल में चौंके कोई खास बात इसकी नज़रों में ना आई थी, इसलिए इसने सोचा कि इत्मीनान से जाकर कर्नल फरीदी को रिपोर्ट कर देगा। शेरटन होटल के शानदार हॉल में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि एक कोने में मौजूद मेज़ पर न सिर्फ कासिम बैठा हुआ था बल्कि इसके गिर्द चार खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद थीं और कासिम के चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया थे, क्योंकि चारों लड़कियां इस तरह इस पर निछावर हो रही थीं जैसे इनका बस ना चल रहा हो कि वो कासिम को उठाकर अपनी आंखों में रख लें। वाह, इसे कहते हैं खुशकिस्मती। अखट्टी चार चार, कैप्टन हमीद ने करीब पहुंचते हुए कहा तो लड़कियां चौंक कर उसे देखने लगीं। ही, साले जल कुकड़ी की तरह क्यों बोल रहे हो? ये तो अपनी कासिमत की बात है, कासिम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। कासिमत? क्या कासिम की मोनस को कहते हैं? कैप्टन हमीद ने खाली कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा। अरे, किस साली छिपकली बेगम का नाम ले दिया। उठो यहाँ से, फौरन भागो। तुम जब भी बोलते हो साले मनहूसों के माफिक बोलते हो, कासिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, क्योंकि कासिम की मोनस का मतलब वो अपनी बेगम ही ले सकता था जिसे वो छिपकली बेगम कहता था। ये छिपकली बेगम कौन है? एक लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम चुप रहो, ये मनहूस नाम मत लो, वरना वो अभी यहाँ नाजिल हो जाएगी, कासिम ने खौफजदा से अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। ये तो बताओ, ये फंसाई कैसे? अखट्टी चार चार। वाह, हमीद ने लुत्फ लेते हुए कहा। शर्म नहीं आती? साले गुनाह वुनाह की बातें करते। अल्लाह मियाँ आग का कोड़ा मारेंगे साले, फिर तुम्हें पता चलेगा। तौबा तौबा, कासिम ने फौरन ही दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा और लड़कियां हैरत से उसे देखने लगीं। अच्छा, नामहरमों से बातें करना गुनाह नहीं है? ये मौत के फरिश्ते नहीं लिख रहे होंगे? कैप्टन हमीद ने कहा। ही, मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया है, कासिम ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। बंदोबस्त कर लिया है? किसका? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। इन फरिश्तों का। और किसका? मैंने वेटर को कह दिया है कि मेरे कमरे में वो तहुरा महूरा शराब रख दे, कासिम ने हंसते हुए कहा। शराब तहुरा? तो इससे क्या होता है? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या होता है? वो क्या कहते हैं, चौगद मगद हो साले, इसलिए तो कहता हूँ। मौलवी साहब से मसला पूछ लिया करो। मैं तो मौलवी साहब से पूछा था कि फरिश्ते क्या पीते हैं, उसने मुझे बता दिया है कि फरिश्ते तहुरा महूरा पीते हैं। अब बैठे पी रहे होंगे कमरे में, कासिम ने कहा और कैप्टन हमीद बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। फरिश्ते तो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, यकीन ना आए तो मौलवी से पूछ लो बेशक, कैप्टन हमीद ने कहा। ओ साले जल कुकड़े, मैं तुम्हारी प्लेंग मिलेंग को समझ गया हूँ। तुम मुझे कमरे में भेजना चाहते हो ताकि मेरे बाद इनको ले उड़ो। साले मैं जानता हूँ तुम्हें, कासिम ने आंखें निकालते हुए कहा। ये प्लेंग मिलेंग क्या होता है? कैप्टन हमीद ने हैरान होकर पूछा। वो सूबा वूबा, वो क्या कहते हैं, एक तो साले तुम्हें कुछ आता है नहीं और बन जाते हैं कप्तान मप्तान, कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। सूबा वूबा? ओह, तो तुम प्लानिंग कह रहे हो, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तुम जाओ, अब मैं यहाँ सकुल मकुल तो नहीं खोल रखा, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूं। जाओ उठो, दफा मफा हो जाओ फौरन, कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। कमाल है, ये मोहतरमात क्या कहेंगी कि अब कासिम को मेहमान नवाजी के आदाब ही भूल गए हैं कि तुमने खाने को पूछा न पीने को, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये मोहतरमात हैं? लाहौल वाला? ओह 100 बार लाहौल वाला, अल्लाह माफ करे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उठो, तुम सब मुझे अल्लाह मियाँ से मार खिलवानी है क्या? उठो जल्दी, भागो। कासिम इन औरतों पर उलट पड़ा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? लड़कियों ने हैरान होते हुए कहा। अरे उठो जल्दी, मोहतरमात से बात करने में गुनाह होता है, अल्लाह मियाँ माफी दे, मुझे पता ना था, कासिम ने कहा और जल्दी से मेज पर चेहरा रखकर नाक से लकीरें निकालना शुरू कर दी और लड़कियां मुंह बनाती हुई उठी और एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखती हुई दूसरी तरफ चली गईं।
अब चली गई हैं वो, वैसे थी जोरदार, कैप्टन हमीद ने कहा। क्या साले, मोहतरमात को तुम जोरदार कह रहा है, साले गुनाहगार, आसफी मासी, फौरन तौबा मौबा करो, कासिम ने चौंकते हुए कहा। अरे यहाँ फुल फलूटिया को मोहतरमा कहते हैं, तुम अपने मुल्क वाली मोहतरमा समझ बैठे थे, यार तुम भी पूरे घामड़ हो, कैप्टन हमीद ने कहा। क्या कह रहे हो, कासिम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। सच कह रहा हूँ, पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि यहाँ मोहतरमा का क्या मतलब होता है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ साले, ये सारी तुम्हारी नहुसत महूसत है, अच्छी भली फुल फलूटियाँ बैठी थीं, वो मुझे कह रही थी कि वो मुझे नाइट क्लब ले चलेंगी, कि साले कच्चे आम की तरह तुम नहुसत महूसत टपक पड़े, कासिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। कच्चा आम नहीं टपकता, पक्का टपकता है, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही उसने वेटर को बुलाने के लिए इशारा किया। टपकता रहे साला कच्चा पक्का, कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वेटर, जाकर कासिम साहब के लिए चाय ले आओ, और मेरे लिए कॉफ़ी, जाओ, कैप्टन हमीद ने वेटर से कहा, और वेटर तेजी से वापस मुड़ा। अरे सुनो, इधर आओ, कासिम ने यकलख दहाड़ते हुए कहा, और वेटर तेजी से मुड़ा। साले सूरत हराम, इसका ऑर्डर क्यों सुन रहे हो, मेरा सुनो, कमरा मैंने यहाँ लिया है या इससे, इसलिए जाओ और इसके लिए चाय ले आओ और मेरे लिए काफ़ी, कासिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और वेटर सर झुकाए वापस मुड़ गया। कासिम चूंकि इस होटल में अक्सर आकर ठहरता रहता था, इसलिए यहाँ के स्टाफ इसकी आदत और तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। सुनो कासिम, मैंने यहाँ आते ही तुम्हारे मतलब की एक जोरदार फुलफलूटी तलाश कर ली है, बड़ी जोरदार, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, कैप्टन हमीद ने सरगोशी के से अंदाज में कहा। अच्छा, कहाँ है, कासिम ने इधर उधर इश्तियाक भरी नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन वो तुम्हारा खालाजाद, वो अहमद इमरान दरमियान में टपक पड़ा, कहने लगा कि मैं कासिम से ज्यादा अमीर हूँ, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या, इसकी जुर्रत मुरत कैसे हुई, मैं इसका खून पी जाऊंगा, है कहाँ, कासिम ने बुरी तरह धड़ते हुए कहा। उसने इस फुल फ्लूटी के साथ डिगोरा का प्रोग्राम बनाया है, मैंने उसे चैलेंज कर दिया है कि कासिम तुमसे कम नहीं है, वो वहाँ ना सिर्फ खुद खाना खाएगा बल्कि अपने साथ मुझे भी खाना खिलाएगा, फुल डिनर, तब पता चलेगा इस फुल फ्लूटी को कि असल अमीर कौन है, कैप्टन हमीद ने कहा। डिगोरा, वो क्या है, कासिम ने चौंकते हुए पूछा। एक नया होटल खुला है, बहुत महंगा है, वहाँ बड़े बड़े नवाब ही खाना खा सकते हैं, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना वाना साले, क्या खाना, मैं होटल ही खरीद लेता हूँ, बोलो कितने में मिलेगा, कासिम ने जोरदार लहजे में कहा। अरे अरे, ये गजब ना करना, वो फुल फ्लूटी होटल खरीदने वालों से बड़ी नफरत करती है, बस खाना खाते ही वो इमरान को छोड़कर तीर की तरह हमारी तरफ आएगी, और वो मुंह देखता का देखता रह जाएगा, कैप्टन हमीद ने उसे ठंडा करते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है, नहीं खरीदता होटल, अपन ने साला इस होटल का चार्ट डालना है, तो चलो उठो, कहीं वो सारा खाना पहले ही ना खा जाए, कासिम ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। अरे अरे बैठो, मैंने मालूम कर लिया है कि अभी वो खाना पकाने के लिए बाजार से सौदा सलफ लेने गए होंगे, कैप्टन हमीद ने कहा, और कासिम बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गया। उसी लम्हे वेटर ने मेज पर चाय और कॉफी के बर्तन लगाने शुरू कर दिए। तुम्हें जदीद तहकीक का तो पता होगा, एक्रीमिया का बहुत बड़ा साइंसदान है, इसे तहकीक की है कि जो चाय पीता है इसकी आंखों में ज़बरदस्त कशिश पैदा हो जाती है, और फुल फ्लूटियाँ मक्खियों की तरह इस पर गिरती हैं, और जो कॉफ़ी पीता है इसकी आंखें बुझ जाती हैं, और फुल फ्लूटियाँ इससे दूर भागती हैं, कैप्टन हमीद ने चाय का कप बनाते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। उसे मालूम था कि अब कासिम चाय पीने पर इसरार करेगा, और इस तरह वो इत्मीनान से कॉफ़ी पी लेगा। तो तुम पियो चाय में, साले मक्खियाँ तुम पर गिरेंगी, कासिम ने बड़ी कराहत आमेज लहजे में कहा, और कैप्टन हमीद का मुंह बन गया। उसे ख्याल भी ना रहा था कि मक्खियों का लफ्ज़ सुनते ही कासिम लाजबंद बिदक जाएगा। अरे एक तो तुम एक्रीमिया आ जाते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ का मुहावरा नहीं आता, यहाँ मक्खियाँ पता है किसे कहते हैं, कैप्टन हमीद ने फौरन ही पेंतरा बदलते हुए कहा। बस बस, बार बार नाम मत लो, साले खाते पीते वक्त बैड बैड नाम नहीं लेते, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा, और इत्मीनान से कॉफ़ी उठाकर पीने लगा। अब मजबूरन कैप्टन हमीद को चाय का कप उठाना पड़ा। आप कैप्टन हमीद हैं? उसी लम्हे एक सुपरवाइजर ने करीब आकर कैप्टन हमीद से पूछा। हाँ, क्यों? कैप्टन हमीद ने चौंक पड़ा। आपका फ़ोन है, सुपरवाइजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे हैरत थी कि यहाँ किसका फ़ोन आ सकता है। यस, कैप्टन हमीद ने रिसीवर उठाते हुए कहा। आपके लिए कर्नल फरीदी का पैगाम है,
कि आप फौरन टालस्टाई रोड पर वाक़ जर्द रंग की बिल्डिंग के गेट पर पहुंच जाएं। एक भारी आवाज ने कहा। और फिर इससे पहले कि कैप्टन हमीद कुछ पूछता, दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था। कैप्टन हमीद चंद लम्हे हैरत से रिसीवर को देखता रहा। इसके जहन में कई खदशात उभर रहे थे। फिर से कैडल दबाया और तेजी से आर्नल्ड हाउस के नंबर घुमाने लगा। यस, आर्नल्ड हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जवाब मिला। कर्नल फरीदी साहब से बात कराइए। मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। कर्नल साहब एक घंटा हुआ कहीं गए हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और कैप्टन हमीद ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रखा और फिर तेज तेज कदम उठाता वापस कासिम के पास पहुंच गया। क्या हुआ? किसका फोन था? कासिम ने चौंक कर पूछा। उसी फुल फ्लूटी का था। कह रही थी कि टालस्टाई रोड पर कासिम को लेकर आ जाओ फौरन, कैप्टन हमीद ने कहा। अरे कौन सा रोड है? एक तो साले यहाँ नाम ही अजीबो गरीब हैं, कासिम ने चौंकते हुए कहा। अरे तुम उठो तो सही, यहाँ की फुल फ्लूटियाँ वक्त की बड़ी पाबंद होती हैं, कैप्टन हमीद ने कहा और कासिम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कैप्टन हमीद ने उसे साथ लेने का फैसला इसलिए किया था ताकि इसकी कार इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कासिम की आदत थी कि वो जहाँ जाता था सबसे पहले नई कार खरीदता था। इसलिए उसे यकीन था कि बाहर इसकी नई जहाजी साइज की कार जरूर मौजूद होगी, और वाकई था भी ऐसे ही। सियारंग की नई शेवलेट कार वाकई किसी बहरी जहाज से कम ना थी। तुम साथ वाली सीट पर बैठो, तुम्हें रोड का इल्म नहीं है, मैं चलाता हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। वाह, नियो मियो कार है, साले तुम पुरानी फटीचर कार चलाने वाले हो, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, इससे फुल फ्लूटियों पर बड़ा रोक पड़ेगा तुम्हारा, कैप्टन हमीद ने कहा। ओह हाँ, रोबो रोबो अच्छा है, ठीक है चलाओ साले, मगर एक बात है, कहीं तनख्वाह मनख्वाह ना मांगने लग जाना, कासिम ने कहा और साथ वाली सीट पर बैठ गया और कैप्टन हमीद ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। तुम्हारी फुल फ्लूटी को जब पता चला कि सेठ कासिम कंजूस आदमी है, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देता, तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा, कैप्टन हमीद ने उसे छेड़ते हुए कहा। अबे साले, सूरत हराम, कप्तान मप्तान बनकर हुकूमत से तनख्वाह मनख्वाह नहीं ले रहे, साले सरकारी ड्राइवर, कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं तो एजाजी कप्तान हूँ, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। एजाजी? क्या मतलब? ये एजाजी क्या होता है? कासिम ने हैरान होते हुए पूछा। ये मजाजी खुदा का छोटा भाई होता है, कैप्टन हमीद ने हंसते हुए कहा। अरे अरे रोको रोको, यकलक कासिम ने गुस्से से धारते हुए कहा और साथ ही इसने स्टीयरिंग पकड़ लिया और कैप्टन हमीद ने बड़ी मुश्किल से तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई कार को एक्सीडेंट से बचाकर साइड में मोड़ा। क्या मुसीबत है? आराम से नहीं बैठ सकते? अभी एक्सीडेंट हो जाता, कैप्टन हमीद को वाकई गुस्सा आ गया। वो तो साले होना था तुमका, फिर का एक्सीडेंट होना था साले, मजाजी खुदा का छोटा भाई बनता है, अल्लाह माफी, उतरो नीचे पे। मेरी कार भी कई गुनाहगार हो गई है, कासिम ने पहले से भी ज्यादा गुस्से से धारते हुए कहा और अब कैप्टन हमीद को समझ आई कि कासिम को यकलख्त क्या हो गया है। अबे मोटी अकल के दुश्मन, मजाजी खुदा शौहर को कहते हैं, जैसे तुम अपनी चिपकली बेगम के मजाजी खुदा हो, कैप्टन हमीद ने गुस्से से उसीले लहजे में उसे समझाते हुए कहा। ही, तुम्हें चिपकली बेगम का मजाजी खुदा हूँ? अबे तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे जहन्नम में भेज देता, आके कोड़े मारने का कहता, कासिम ने खुशी से हंसते हुए कहा। और वो सरासिम का कोड़ा, वो तो आग के कोड़े से भी ज्यादा सख्त है, कैप्टन हमीद ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा और कासिम सर आसिम के कोड़े का सुनते ही इतनी तेजी से सिमटा जैसे किसी बड़े गुब्बारे से हवा निकल जाती है तो वो सिमट जाता है। ओह ओह, डैडी का नाम मत लो, अभी कहीं से आ जाएंगे, वो तो ताड़ में बैठे होते हैं, कासिम ने घबराए हुए अंदाज में यूं कहा और इधर उधर देखने लगा जैसे अभी कार के किसी कोने से सर आसिम कोड़ा लहराते हुए बरामद हो जाएंगे। अच्छा, ताड़ी पीने लग गए हो, कमाल है। इस उम्र में ताड़ी, कैप्टन हमीद ने चौंकते हुए कहा। ताड़ी? वो क्या होता है? कासिम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। अरे बड़ी जबरदस्त फुल फ्लूटी होती है, बिल्कुल जोरदार, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ है, कहाँ है, जल्दी बताओ, कासिम ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए पूछा। फुल फ्लूटी का लफ्ज वाकई इस पर बिजली की तरह पड़ा था। वो वहाँ नीदरलैंड में होती है या नहीं होती, और सर आसिम की ताड़ी तो तुम्हारी अम्मा जान लगती हैं, तुमने इसका क्या करना है, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। अम्मा जान? लाहौल वाला, अब अम्मा जान का मैंने क्या करना है, सलाम ही करना है, चलो ठीक है,
वहीं नीदरलैंड में जाकर कर लूंगा, कासिम ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे कैप्टन हमीद को जर्द रंग की बड़ी सी इमारत नजर आ गई और इसने कार का रुख इस इमारत के फाटक की तरफ मोड़ दिया। फाटक पर एक बावर्दी आदमी खड़ा था। आप में से कैप्टन हमीद साहब कौन हैं? जल्दी आइए, कर्नल साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, इस आदमी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। कर्नल साहब? ओह, मगर तुम तो कह रहे थे कि वो जोरदार फुल फ्लूटी। कासिम का मुंह होंकों की तरह फैल गया। अब तुम्हारी किस्मत, तुमसे पहले कर्नल फरीदी पहुंच गए, कैप्टन हमीद ने जल्दी से नीचे उतरते हुए कहा। और कासिम इतनी तेजी से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर बैठा जैसे उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो क्यामत टूट पड़ेगी। और जब तक कैप्टन हमीद फाटक तक पहुंचता, कासिम कार लेकर कहाँ का कहाँ पहुंच चुका था। कैप्टन हमीद इस मुसल्ला नौजवान की पैरवी में चलता हुआ इमारत के अंदर एक बड़े से हॉल कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। कहाँ हैं कर्नल? कैप्टन हमीद ने एक हैरत से मुड़कर मुसल्ला नौजवान से पूछा। आप तशरीफ रखें, वो नीचे तहखाने में हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ते ही आपको नीचे बुला लिया जाएगा। मैं उन्हें इत्तला करता हूँ, नौजवान ने संजीदा लहजे में कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठा अचानक खटाक खटाक की आवाज के साथ ही कुर्सी के गिर्द लोहे की मजबूत रॉड्स उभरी और कैप्टन हमीद इन रॉड्स में इस पूरी तरह जकड़ा गया कि इसके लिए हरकत करना भी मुश्किल हो गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और वही मुसल्ला नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये क्या है? कौन हो तुम? कैप्टन हमीद ने उसे देखते ही चीख कर कहा। हमें हुक्म मिला था कि तुम्हारी खोपड़ी सलामत रहे, इसलिए सारी चक्करबाजी करनी पड़ी, वरना तुम्हें वहीं होटल में भी गोली मारी जा सकती थी, नौजवान ने करख्त लहजे में कहा और फिर जेब से एक बोतल निकाली और इसका ढक्कन खोलने लगा। तुम हो कौन और कर्नल फरीदी कहाँ हैं? कैप्टन हमीद ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अभी तुम कर्नल फरीदी के पास पहुंच जाओगे, इसके बाद सब कुछ उसी से पूछ लेना, नौजवान ने कहा और बोतल का ढक्कन खोलकर इसने बोतल का मुंह कैप्टन हमीद की नाक से लगाना चाहा, लेकिन कैप्टन हमीद का सर तो हरकत कर सकता था, इसलिए इसने तेजी से चेहरा एक तरफ कर लिया। ये बात है, ठीक है, नौजवान ने दांत पीसते हुए कहा और इसने बोतल पर ढक्कन लगाया और उसे वापस जेब में डालकर इसने यकलख्त पूरी कुव्वत से कैप्टन हमीद के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की जोरदार आवाज से कमरा गूंज उठा। तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा, कैप्टन हमीद ने धाड़ते हुए कहा, लेकिन नौजवान ने बगैर कोई जवाब दिए दूसरा थप्पड़ पहले से भी ज्यादा कुव्वत से जड़ दिया और फिर इसके हाथ वाकई बिजली की सी तेजी से चलने लगे और कमरा मुसलसल थप्पड़ों की आवाज से गूंज उठा। कैप्टन हमीद ने चेहरा बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन नौजवान ने इसकी एक न चलने दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन हमीद के जहन पर तारीकी का पर्दा खींचता चला गया। इसने अपनी कुव्वत इरादी से इस पर्दे को हटाने की कोशिश की, लेकिन जोरदार थप्पड़ों ने वाकई बेहाल कर दिया था और फिर इसका जहन गहरी तारीकियों में डूबता चला गया। माइकल ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर इसने एक साइड पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि यकलख्त चौंक पड़ा, क्योंकि ट्रांसमीटर पर मौजूद डायलों पर अभी तक फ्रीक्वेंसी नंबर मौजूद थे। क्या मतलब? जॉनसन ने ट्रांसमीटर ऑफ क्यों नहीं किया? माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब इसकी तेज नजरें ट्रांसमीटर के डायलों पर जमी हुई थी। इसे जल्दी से ट्रांसमीटर की साइड पर लगा हुआ एक बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जॉनसन से इसकी वजह पूछे कि यकलख्त फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हो गए और माइकल ने एक तवील सांस लिया और दोबारा टेलीफोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इसी लम्हे ट्रांसमीटर से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी और माइकल एक बार फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। इसकी नज़रें तेज़ी से ट्रांसमीटर की तरफ घूम गईं और फिर डायलों पर बदलते हुए नंबर देखकर इसने रिसीवर वापस कैडल पर रख लिया। नंबर अब रुक चुके थे। माइकल ने जल्दी से मेज़ के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया तो ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें उभरने लगीं और इसके साथ ही एक तेज़ आवाज़ उभरी, मेजर प्रमोद कॉलिंग, ओवर। और माइकल की आंखें हैरत से फैलने लगीं। यस कर्नल डी अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी और बावकार आवाज़ सुनाई दी और माइकल ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसे सारी बात समझ आ गई हो। इसने जल्दी से मेज़ की दराज खोली और इसमें मौजूद एक ट्रांसमीटर नुमा आला निकाला और इस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को दबाकर इसने एक नॉब घुमाई और फिर इस ट्रांसमीटर नुमा आले को मेज़ पर रख दिया। कर्नल डी और मेजर प्रमोद की गुफ्तगू जारी थी।
और अब माइकल खामोश बैठा ये गुफ्तगू सुन रहा था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर ऑफ हो गया और इसके फ्रिक्वेंसी डायल 0 हो गए, तो माइकल की तवज्जो इस ट्रांसमीटर नुमा आले की तरफ हो गई। वो खामोश बैठा उसे घूर रहा था, और थोड़ी देर बाद जब इस आले से ऐसी आवाज़ निकली जैसे टेलीफोन की घंटी बजती है, तो माइकल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। यस, रॉनसन स्पीकिंग, एक आवाज़ ट्रांसमीटर से उभरी, और माइकल ट्रांसमीटर के दरमियान में रखे हुए डायल पर झुक गया। वहाँ चंद नंबर मौजूद थे। वो गौर से इन नंबरों को देखने लगा, जैसे उन्हें जहन में महफूज कर रहा हो। फिर ट्रांसमीटर से मेजर प्रमोद की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे जैसे रॉनसन और मेजर प्रमोद की गुफ्तगू आगे बढ़ती रही, माइकल के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार होते गए। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो इसने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर बिजली की सी तेज़ी से अपने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। यस, चीफ ऑफ ब्लैक एंड वाइट, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं माइकल बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट से। बॉस, इंतहाई अहम इत्तलात हैं, माइकल ने कहा, और फिर इसने जॉनसन की कॉल से लेकर मेजर प्रमोद की पहले कर्नल फैदी को की जाने वाली कॉल और फिर इसकी रॉनसन से होने वाली तमाम गुफ्तगू लफ्ज़ बलफ्ज़ दोहरा दी। ओह, वेरी बैड माइकल, ये तो पूरा प्रोग्राम ही तलपट हो गया। इसका मतलब है कि हमारी तंजीम खुफिया नहीं रही और ये लोग इंतहाई तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो लोकेशन बताई गई है वो हमारे सेकंड हेडक्वार्टर की है। मुझे ग्रेट चीफ बॉस से फ़ौरन बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम इस रॉनसन का फौरी बंदोबस्त करो, ये शख्स सबसे ज़्यादा बाखबर और ख़तरनाक दिखाई दे रहा है, बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, माइकल ने जवाब दिया। मैं ग्रेट चीफ बॉस से बात करके अभी तुम्हें कॉल करता हूँ, बॉस ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और माइकल ने हाथ बढ़ाकर कैडल दबाया और दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, मार्टी स्पीकिंग, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ उभरी। माइकल बोल रहा हूँ मार्टी, रॉनसन को जानते हो? कैप्री क्लब वाला रॉनसन, माइकल ने सख्त लहजे में कहा। ओह यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ, मार्टी ने जवाब दिया। उसे अभी कैप्री क्लब में कॉल किया गया है। वो शायद कैप्री क्लब से निकलकर मेरी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला होगा। उसे क्लब से निकलते ही गोली से उड़ा दो, फौरन हरकत में आ जाओ और मुझे मेन पॉइंट पर इतला दो, माइकल ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से मार्टी की तेज़ आवाज़ उभरी और माइकल ने हाथ बढ़ाकर कैडल दबाया और एक बार फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, जूलियन स्पीकिंग, राब्ता कायम होते ही जूलियन की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। जूलियन, हमारी रिहाइशगाह नज़रों में आ गई है और शायद वहाँ हमला हो। तुम फौरी तौर पर वहाँ से हर चीज़ साफ करके 0 पॉइंट पर शिफ्ट हो जाओ, फ़ौरन, वजाहत बाद में करूँगा, माइकल ने कहा, और फिर जूलियन की बात सुनने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। अब खुलकर सामने आना पड़ेगा, माइकल ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा, और साथ ही इसे मेज़ के पाए के साथ लगा हुआ एक छोटा सा बटन पैर से दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक मुसल्लह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मेन पॉइंट को कैमोफ्लेज कर दो, स्वीटी और जैगर को कहो कि वो मेन मशीन पर खुद ड्यूटी दे, माइकल ने तेज़ आवाज़ में आने वाले नौजवान से मुखातिब होकर कहा, और वह सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। इसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी और माइकल ने रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल स्पीकिंग, माइकल ने कदरे सपाट लहजे में कहा। जेमसन, दूसरी तरफ से बॉस की भारी आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, माइकल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। चीफ ग्रेट बॉस से मेरी बात हो गई है, उन्होंने हिदायत की है कि अब खुफिया काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन तीनों को इनके साथियों समेत अगवा करके ट्रांसप्लांटेशन सेंटर पहुंचा दिया जाए। ग्रेट चीफ बॉस वहां खुद पहुंच रहा है, जेमसन ने तेज़ लहजे में कहा। गुड बॉस, मैं खुद भी अब यही चाहता था, अब खुफिया रहने की बजाय हमें खुलकर सामने आ जाना चाहिए, माइकल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। चीफ बॉस ने हमारे सेक्शन को सिर्फ कर्नल फैदी और इसके साथी कैप्टन हमीद के अगवा की ड्यूटी लगाई है। इमरान और इसके साथी औरत जूलिया और मर्द सफदर के लिए 0 सेक्शन काम करेगा, जबकि मेजर प्रमोद के लिए सेक्शन 11 वर्क करेगा। और चीफ बॉस ने हुक्म दिया है कि कल कॉन्फ्रेंस से पहले ये मिशन मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड हेडक्वार्टर की लोकेशन का इमरान को इल्म हो जाना 4 कॉर्नर्स के लिए किसी भी वक्त ख़तरनाक हो सकता है। जेमसन ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है बॉस, मैं कर्नल फैदी और इसके साथी कैप्टन हमीद के अगवा का बंदोबस्त अभी करता हूँ, माइकल ने सर हिलाते हुए कहा। बस ये ख्याल रहे कि इनके जहनों को कोई ज़र्ब ना पहुँचे, जेमसन ने कहा। यस बॉस, मैं समझता हूँ,
आप बेफिक्र रहें, माइकल ने कहा, और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनते ही इसने रिसीवर रख दिया और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।